Hello students, this is Dr. Vinod Kallamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss transistor characteristics in common base mode. In last lecture, we already seen that how the configuration of transistor takes place in different mode. Okay, common base mode, common emitter mode और common collector mode. Common base mode में हम क्या करते हैं, बेस टर्मिनल को हमने इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन यूज करते हैं. ओके, इन केस ऑफ कॉमन एमिटर टर्मिनल को हम कॉमन यूज करते हैं फॉर इनपुट एज वेल एज फॉर आउटपुट पर्पस. तो इस वीडियो में हमें ट्रांजिस्टर को यूज करना है कॉमन बेस मोड में, यानी उसका बेस टर्मिनल कॉमन होगा फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पस. ओके, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में हमें उस ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना है. Okay, what is the meaning of characteristics? Characteristics is nothing but the, in case of electronics, characteristics is nothing but the, it is a one type of curve which is plotted between two variables. Okay, that may be the in between curve, may be the in between current and voltage. That curve may be in between current and current. Okay, वैसे हम आज इस वीडियो में दोनों एग्जाम्पल देखने वाले हैं. What is the meaning of characteristics? It is nothing but the one type of curve which is plotted between voltage and current or current. Okay, so यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है. ओके, हमें कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है उस ट्रांजिस्टर के जो कॉमन बेस मोड में है. कौन से मोड में है? कॉमन बेस मोड में. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर. ओके, और ये जो भी टर्मिनल है, दिस इज अ बेस टर्मिनल. और दिस बेस टर्मिनल इट इज कॉमन फॉर इनपुट एज वेल एज फॉर द आउटपुट पर्पस. ये बेस टर्मिनल दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कहेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन बेस मोड. ओके, सो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल आपने गेस किया होगा कि ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, वेदर इट इज अ एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर. तो यहाँ पे एरो जो भी है इमिटर का वो आउटसाइड में है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है. ओके, सो इमिटर it is made up of n type material, base is made up of p type material and collector is made up of again n type material. So ये जो भी ट्रांजिस्टर है it is nothing but the NPN ट्रांजिस्टर. ये N है. ओके, ये this is a P type semiconductor, base is made up of P type semiconductor and collector is again made up of N type semiconductor. ओके, अब हमें उस ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या है इस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट में. यहाँ पे दिस इज अ पावर सप्लाई, इसको हम नाम देंगे इट इज नथिंग बट द VEE. ओके, वोल्टेज अक्रॉस द इमिटर, इसके थ्रू हम अप्लाई करने वाले हैं. लेकिन उसके पहले यहाँ पे अगर देखते हो आप, एक रियोस्टेट का अरेंजमेंट है यहाँ पे. ओके, एक पोटेंशियोमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ दिस नॉब, इसको हम अगर मूव करते हैं अप एंड डाउन, सो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स में या एमिटर एंड बेस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करने वाले हैं वो वोल्टेज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. आप जैसे जैसे इस पॉइंटर को इस साइड शिफ्ट करोगे तो वोल्टेज बिटवीन एमिटर एंड बेस गोज ऑन डिक्रीजेस, और जैसे जैसे पॉइंटर को आप ऊपर शिफ्ट करोगे ओके, वैसे वैसे एमिटर और बेस में का वोल्टेज अक्रॉस एमिटर एंड बेस ओके, वोल्टेज गोज ऑन इंक्रीजेस. ओके, सो वोल्टेज एग्जैक्टली कितना अप्लाई कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देगा दिस वोल्ट मीटर. ओके, ये वोल्ट मीटर इस सर्किट को पैरेलल में कनेक्ट किया हमने इस EB को. तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर में बताएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस एमिटर एंड बेस. सो इस वोल्टेज को जो भी ये वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा, इसको हम नाम दे देंगे इट इज अ VEB. ओके, VEB, इट इज अ वोल्टेज अक्रॉस एमिटर एंड बेस. ओके, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिएगा. ये जो भी है VEE, ये एक जगह फिक्स है अपने. ओके, अगर ये 2 वोल्ट का बैटरी है तो 2 वोल्ट ये फिक्स रहेगा, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं हो सकता है. लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ VEB, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस इमिटर एंड बेस. सो इसकी वैल्यू कितना चेंज कर सकते हैं हम, 0 से लेके तो 2 वोल्ट तक, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है. ओके, सो यहाँ पे
हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं 0 से लेके 2 वोल्ट तक. ओके, दिस वोल्टमीटर रीड द वोल्टेज अक्रॉस एमीटर एंड बेस. ओके, व्हाट इज दिस वन? दिस इज अ मिली एमीटर. मिली एमीटर किस लिए यूज करने वाले हैं हम करंट मेजर करने के लिए. ओके, वो किसके सीरीज में कनेक्ट किया है? एमीटर के. ओके, एमीटर की सीरीज में कनेक्ट किया है. तो ये कौन सा करंट रीड करेगा? दिस मिली एमीटर रीड एमीटर करंट. ओके, सो एमीटर करंट इट इज रिप्रेजेंट बाय I suffix E. I suffix E it stand for emitter current. VEB it stands voltage across emitter and base. और उसके बाद हम इस अगर पार्ट को देखते हैं, दिस इज आउटपुट 1. तो यहाँ पे ये मिलीमीटर क्या रीड करेगा? इट इज कनेक्टेड विद द कलेक्टर, इन सीरीज विद द कलेक्टर. तो देयरफॉर हियर वी कैन गेट द करंट. इट इज नथिंग बट द कलेक्टर करंट. अगेन सेम थिंग इज हियर. ये वोल्टेज है, सॉरी बैटरी है, इसका पोटेंशियल फिक्स होगा. इट इज कॉल्ड VCC. हो सकता है कि ये 12 वोल्ट का हो. ओके, हमें इतना वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा इस कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए. हम इसका फिक्स वोल्टेज लेंगे 12 वोल्ट. ओके, अब उसके बाद यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट यू कैन चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस. अक्रॉस कलेक्टर और बेस आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम ज्यादा कर सकते हो. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट. सो यहाँ पे अक्रॉस दिस वन जो भी वोल्टेज होगा इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टमीटर एंड दिस वोल्टेज इट इज रिप्रेजेंट बाय VCB, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस. ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है कि मिलीमीटर किसको रीड करेगा? यहाँ पे कलेक्टर करंट को. सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 4 पैरामीटर्स आपके पास अभी इंफॉर्मेशन 4 पैरामीटर्स के आ चुकी है. द फर्स्ट वन इज अ इमीटर करंट, सेकंड वन इज अ वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस, third one it is a collector current, and fourth one it is nothing but the voltage between collector and base. ओके, सो इन 4 पॉइंट्स के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. उसके पहले एक पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा. यहाँ पे भी मैंने बैटरी दिखा है, यहाँ पे पावर सप्लाई, और यहाँ पे भी बैटरी या पावर सप्लाई मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स. ओके, कम दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा दिख रहे हैं. यहाँ पे ज्यादा लाइंस, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा दिख रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस. ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो भी है ज्यादा सेल्स मीन्स ज्यादा वोल्टेज. ओके, ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा देगा या आउटपुट ज्यादा देगा, वोल्टेज ज्यादा देगा वो. और कम सेल्स मीन्स वोल्टेज कम वो देगा. तो ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 12 वोल्ट की बैटरी है. ओके, सो जैसे कि हमने अभी अभी बात किया है कि 4 पैरामीटर्स यहाँ पे है. 2 इनपुट पैरामीटर्स है जो हम इनपुट सिग्नल करके यूज करने वाले हैं, और 2 आउटपुट पैरामीटर्स है. ओके, सो IE इज कॉल्ड एज एन इनपुट करंट, VEB is called as an input voltage, whereas IC is called as an output current, and this VCB is called as an output voltage. Okay, so अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जब हम ट्रांजिस्टर को यूज करने वाले सर्किट में, तो ट्रांजिस्टर ये एक्टिव रीजन में हम यूज करने वाले हैं, और उसके लिए उसका जो भी फर्स्ट जंक्शन है इमीटर बेस जंक्शन, इट शुड बी इज इन अ फॉरवर्ड बायस. Whereas जो भी सेकंड जंक्शन है दैट इज अ कलेक्टर बेस जंक्शन, वो कैसे होना चाहिए? रिवर्स बायस में होना चाहिए. ओके, तो वो भी हम देख लेंगे कि जो भी हम बायसिंग कर रहे हैं, ओके, जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं अक्रॉस दिस ट्रांजिस्टर, उस बायसिंग की वजह से ये जंक्शन और ये जंक्शन, क्या ये जंक्शंस ये फॉरवर्ड बायस में है, क्या ये जंक्शन रिवर्स बायस में है, वो भी देखेंगे. देखिए यहाँ पे ये जो भी जंक्शन है दिस इज नथिंग बट द इमीटर बेस जंक्शन. सो इमीटर दैट इज मेड अप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, दैट इज द बेस, इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, कम या ज्यादा कुछ भी हो, लेकिन एन type semiconductor, that is the emitter, it is connected to negative potential of the battery, or P, that is the base, it's connected to the positive terminal of the battery या positive potential of the battery. तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो भी जंक्शन है in between emitter and base, ये जंक्शन 100% फॉरवर्ड बायस में आएगा. हमने फॉरवर्ड बायस के कंडीशंस क्या होते हैं वो देखे थे, रिवर्स बायस के कंडीशन क्या होते हैं वो भी देखे थे. तो यहाँ पे ये जो भी जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस में आ गया. उसी तरह कलेक्टर और बेस जंक्शन, क्या ये जंक्शन रिवर्स बायस में है?
तो वो भी देख लेंगे. सो कलेक्टर इज मेड ऑफ एन टाइप मटेरियल एंड इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. यस, और बेस जो भी है इट इज मेड अप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. सो देयरफॉर ये जो भी जंक्शन है कलेक्टर और बेस जंक्शन इट इज इन अ रिवर्स बायस. तो जो भी ट्रांजिस्टर का हम स्टडी करने वाले हैं वो ट्रांजिस्टर उसके एक्टिव स्टेट में है. ओके, उसका फर्स्ट जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और सेकंड जंक्शन अब रिवर्स बायस में है. ओके, अब हमें स्टडी करना है कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज अ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड वन इज अ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थर्ड वन इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. कांस्टेंट करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो व्हाट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे जैसे आपने अभी डिस्कस किया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? इट इज नथिंग बट द ग्राफ और कर्व व्हिच इज प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. ओके, अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हमें स्टडी करना है. सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है? इस सर्किट में इनपुट करंट एक है, इनपुट वोल्टेज एक है. सो वेरिएशन ऑफ इनपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज. ओके, इसका जो भी कर्व आएगा दैट इज नथिंग बट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. Okay, input characteristics. Now here let us imagine that सबसे पहले आपको क्या करना है, हम अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं. मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको. सबसे पहले आपको जो भी वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे थे ओके VCB, उस वोल्टेज की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियल मीटर 0 सेट करना है. कितना सेट करना है? 0. ओके, सो फर्स्ट रीडिंग हम जब लेंगे सो VCB दैट इज द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड बेस शुड बी इक्वल्स टू 0 वोल्ट और इट केप्ट एट अ 0 वोल्ट. हमने 0 वोल्ट पे उसको रख दिया. ओके, अब हमें क्या करना है, ये इतना रखने के बाद हमें ये जो भी VCB है ओके दैट इज द वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस, ये स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ाना है. ओके, सो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ाना है और इसके करस्पॉन्डिंग में हमें IE मेजर करना है. करस्पॉन्डिंग में हमें क्या मेजर करना है? IE दैट इज द इमीटर करंट. अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपने VCB को कितना सेट किया है? 0 वोल्ट. अब जैसे 0 वोल्ट सेट कर दिया तो मुझे बताइए कि ये जंक्शन क्या इफेक्टिव में है क्या? आंसर इज दैट नो. उसके नॉर्मल बायसिंग जो भी हुआ है ओके नॉर्मल जो भी पोटेंशियल बैरियर वहां पे डेवलप हुआ उतना ही रहेगा, क्योंकि इसको इस जंक्शन को न तो हमने फॉरवर्ड बायस किया ना इस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस किया. ओके, क्योंकि हमने इस जंक्शन के अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज हमने कितना अप्लाई किया है? 0 वोल्ट अप्लाई किया है. तो ये जंक्शन अभी न तो फॉरवर्ड बायस में है न तो रिवर्स बायस में है. ओके, तो अब आप देख सकते हो कि पूरे सर्किट में आप एक ही जंक्शन को बायसिंग कर रहे हो और वो जंक्शन को कौन सा बायसिंग कर रहे हो? फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो VEB. और ये पहला जंक्शन कौन से बायस में है? फॉरवर्ड बायस में है. अगर ये फॉरवर्ड बायस में है ओके ये जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में है तो ऑब्वियसली है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका डिप्रेशन रीजन का विड्थ या पोटेंशियल बैरियर का विड्थ कम कम होते जाएगा. और जैसे जैसे वो कम होगा तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जिसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं तो उस वोल्टेज पे इसका पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0 हो जाएगा. इट पोटेंशियल बैरियर और डिप्रेशन रीजन इज टोटली वैनिश एट दैट नी वोल्टेज. और नी वोल्टेज के ऊपर अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हो तो वो कंडक्ट होगा जंक्शन और हमें करंट मिलेगा IE. ओके, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर इस जंक्शन को हमने कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया सो दिस ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ डायोड और डायोड के फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है. ओके, सो कैसे वो भी हम यहाँ पे प्लॉट करके देख लेते हैं. लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द Y एक्सिस एंड दिस वन इज द X एक्सिस. ओके, तो ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है. अलॉन्ग X एक्सिस हम वोल्टेज लेने वाले हैं, वोल्टेज अक्रॉस इमीटर एंड बेस दैट इज अ VEB. अलॉन्ग Y एक्सिस हमें इमेजिन करना है IE या हमें लेना है IE. ओके, दैट इज द इमीटर करंट. ओके, तो आपने देखा होगा इन केस ऑफ डायोड अगर VEB को मैं अगर 0.1 वोल्ट रखता हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे डिप्रेशन रीजन जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कितना है? 0.6 वोल्ट.
सॉरी 0.7 वोल्ट अगर वो ट्रांजिस्टर अगर सेमीकंडक्टर से बना है, सॉरी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से बना है, सिलिकॉन से बना है, अगर वो जर्मेनियम से बना है तो पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कितना होगा 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि दिस ट्रांजिस्टर इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन, ओके, वो सिलिकॉन से बना है। अब यहाँ पे देखिए ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम वोल्टेज ले रहे हैं 0.2 वोल्ट, दिस इज 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, ओके, 1 वोल्ट इन दिस वे। और इस साइड में हम करंट लेने वाले हैं, इट्स अ 2 मिली एम्पियर, ओके, मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर, 8 इन दिस वे। तो हमने देखा, ओके, कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इधर का कंडीशन क्या रखा है हमने 0 सेट किया है, ओके। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो रहा है लेकिन करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वाला जो भी पार्ट था उसको ड्रा करता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। सो देखिए, दिस इज अ इमीटर पोर्शन, दिस वन इज अ बेस पोर्शन, दिस वन इज अ कलेक्टर पोर्शन, ओके। अब जैसे ही हम इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो बिफोर बायसिंग दोनों जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस हुआ है, ओके। डिप्लीशन रीजन अगर प्रोड्यूस हुआ है तो उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल बैरियर डेवलप होगा, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, ये है इमीटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। तो ये ओके, इस बायसिंग हम जब इसको कर रहे हैं, ओके, अब इसको तो कुछ बायसिंग नहीं किया क्योंकि वोल्टेज बिटवीन इमीटर सॉरी कलेक्टर और बेस की वोल्टेज की वैल्यू कितना है, 0 है, ये 0 सेट किया है। तो इसको फिलहाल बायसिंग नहीं किया, यानी इसका डिप्लीशन रीजन का विड्थ जो भी रहेगा वो एज इट इज रहेगा, ओके। लेकिन अब हम बात करेंगे VCB, ओके। सो व्हेन वी अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस दिस जंक्शन, जब हम VCB अप्लाई कर रहे हैं, सो अगर ये एन टाइप ऑफ मटेरियल है, सो अगर इसको बायसिंग करने के बाद, ओके, जो भी VEB अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड बायस में इसका विड्थ क्या होगा, डिप्लीशन रीजन का कम होते जाएगा। सो डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो रहा है, ओके, डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो गया है। क्या अभी करंट फ्लो हो रहा है, द आंसर इज दैट नो। करंट कब फ्लो होगा, अगर ये बेस मटेरियल इसका अगर सिलिकॉन का बना हुआ है तो डिप्लीशन की विड्थ कितना होता है, 0.7 वोल्ट, ओके। डिप्लीशन रीजन की विड्थ या पोटेंशियल बैरियर की विड्थ कितना होता है, 0.7 वोल्ट। तो इसमें से करंट, इस जंक्शन के अक्रॉस करंट तब तक पास नहीं होगा जब तक ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आप 0.7 के ऊपर अप्लाई नहीं करते हो। जब आप VEB को 0.7 वोल्ट इतना अप्लाई करेंगे तब यहाँ पे फर्स्ट जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर पूरा वैनिश हो जाएगा, ओके। तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर, कुछ होल्स यहां से इधर ट्रांसमिट होंगे और ड्यू टू दैट वन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाते हो, ओके, 0.8 वोल्ट लाइक दिस वन, तो डेफिनेटली वो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा रहे हो उसके कारण ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और मैक्सिमम होल्स इधर आएंगे, द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स टेक्स प्लेस एंड दैट्स व्हाई करंट गोज ऑन इंक्रीजेस। सो यहां पे अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ही देखना है तो फॉरवर्ड बायस में, ओके, 0.7 तक हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, 0.7 के बाद हमें करंट मिलेगा। सो यहाँ पे देखिए 0.2 वोल्टेज अप्लाई किया, करंट नहीं मिला, 0.4 अप्लाई किया, करंट नहीं मिला, 0.6 अप्लाई किया, करंट नहीं मिला, 0.7 पे डिप्लीशन रीजन वैनिश हो चुका है, उस वक्त आपको थोड़ा करंट मिल रहा है, उस वक्त आपको थोड़ा करंट मिल रहा है। 0.8 किया तो करंट की वैल्यू बढ़ गया है, 0.9 किया वोल्ट तो करंट की वैल्यू और बढ़ गया है, 0.10 किया तो करंट की वैल्यू और बढ़ गया है। सो ये जो भी कर्व है, ये कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस कर्व को हम बोलने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो इस तरीके से ये हमें रीडिंग मिल रहा है यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दिस इज नथिंग बट द input characteristics, because there is a variation of input current with respect to the input voltage, keeping output voltage constant, ओके। आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख के हमने ये इनपुट वोल्टेज वैरी करके देखा और इनपुट करंट को मेजर किया। सो ये वेरिएशन हमें मिला। सो जिस वोल्टेज पे, ओके, ये स्टार्ट होता है करंट फ्लो ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ऑलरेडी हमने डायोड के केस में देखा था, ओके। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग, अब मान के चलिए कि अब हम यहाँ पे VCB
दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस। हम कुछ फिक्स वैल्यू रख रहे हैं, लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ओके, 10 वोल्ट रख रहे हैं और ये पूरे वैल्यूज हमने जीरो कर दिया, इसको भी जीरो कर दिया। अगर इसको आपने जीरो कर दिया तो ऑटोमेटिकली आई बिकम जीरो। ओके, अब जैसे आप जीरो करेंगे तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन रीजन होगा और यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन रीजन होगा। ओके, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये जंक्शन रिवर्स बायस में आ रहा है। ओके, और जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू VCB की वैल्यू 10 वोल्ट रख दिया, जैसे आपने VCB की वैल्यू 10 वोल्ट रख दिया तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। डायोड के केस में हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ बढ़ता है, ओके, डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ बढ़ता है अक्रॉस सेकंड जंक्शन, बेस पहले ही थीन था और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन कम था और ये जैसे ही बढ़ेगा, ओके, इसका डिफ्लेक्शन रीजन कैसे जैसे ही बढ़ेगा सेकंड जंक्शन का, तो इसका इफेक्ट फर्स्ट जंक्शन के ऊपर होगा। ओके, फर्स्ट जंक्शन के ऊपर होगा। अगर फर्स्ट जंक्शन के ऊपर हो रहा है तो अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं कि VCB की वैल्यू कितना रख रहे हैं आप, 10 वोल्ट। अब ये जो भी कर्व मिला था, इस कर्व के वक्त VCB की वैल्यू कितना था, VCB इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ओके, 0 वोल्ट था। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे 10 वोल्ट सेट कर रहे हो VCB को, उसके बाद आपने देखा कि ये जो भी जंक्शन है इसका डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ बढ़ गया ड्यू टू द रिवर्स बायस, डिफ्लेक्शन रीजन की विड्थ बढ़ गया है। तो इस जंक्शन के अक्रॉस अब हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं VEB को, वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड बेस को हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और करस्पॉन्डिंग IE को हम मेजर कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे एक ऐसा देखा गया कि ये इसका नी वोल्टेज जो भी होता है इट गोज ऑन डिक्रीजेस, नी वोल्टेज गोज ऑन डिक्रीजेस और ये पहले ही कंडक्ट होगा। द ग्राफ इज लाइक दिस वन। सो दिस इज नथिंग बट द VCB when it is kept 10 वोल्ट। जब उसकी वैल्यू हमने कितना रखा था, 10 वोल्ट रखा था, तो वो डायोड पहले ही कंडक्ट हो चुका है। ओके, नी वोल्टेज इसका शिफ्ट हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ये थोड़ा सोचिए। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, हम जब VCB बढ़ा रहे तब इसके अक्रॉस डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है। अगर इसके अक्रॉस डिप्लेशन रीजन बढ़ रहा है तो इसका इफेक्ट इसके डिफ्लेक्शन रीजन पे कुछ होगा क्या, वो सोचिए। जैसे कि बेस जो भी है इट इज लाइटली डोप्ड, इट इज वेरी थिन। ओके, तो ये पहले कंडक्ट होगा और जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज और बढ़ाओगे, VCB को अगर आप 20 वोल्ट रखते हो, उसके बाद आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हो विद इंक्रीजिंग VEB विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ IE विथ रिस्पेक्ट टू VEB। तो क्या होगा, जब आपने 20 वोल्ट रखा उस वक्त आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये कब आएगा, ये 20 वोल्ट। क्या है 20 वोल्ट, VCB। सो ये ग्राफ इस साइड क्यों शिफ्ट हो रहा है, कर्व इस साइड क्यों शिफ्ट हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इस साइड क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा। ओके, अगर इसका आंसर मिल गया है तो इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, अगर नहीं मिला है तो आपको मिल जाएगा आंसर, सोचिए थोड़ा। ओके, तो मैंने आपको क्लूज दे दिया, आप थोड़ा सोचिए उसके बारे में। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, so input characteristics is nothing but it is a one type of curve which is plotted between variation of input current with respect to input voltage, keeping output voltage constant. कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। ये जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे थे इस वक्त आउटपुट वोल्टेज कितना कांस्टेंट रखा था हमने, 0 वोल्ट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम स्टडी कर रहे थे उस वक्त हमने आउटपुट वोल्टेज कितना कांस्टेंट रखा था, 10 वोल्ट। ओके, और थर्ड के बाद हमने 20 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स we can plot we can find the input resistance। यानी ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट रेजिस्टेंस कितना है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो फॉर दैट here we can write here input resistance, it is nothing but the reciprocal of slope of this curve। ओके, लेकिन आपने देखा होगा इसके बाद, इस पॉइंट के बाद ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पूरा लीनियर है।
ओके ये कैसा है, लीनियर है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखते हो तो ये थोड़ा यहाँ पे कर्वी नेचर में है, सो इस साइड लीनियर में है। ओके मुझे अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना है, सॉरी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस लीनियर इसका कर्व का, सो मैं चेंज इन करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ, चेंज इन वोल्टेज फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके सो जो भी करस्पॉन्डिंग यहाँ से लेके ओके सो ये जो भी है दिस वन इज नथिंग बट द चेंज इन करंट, दैट इज द आई ई डेल्टा ई, और यहां से लेके यहां तक ये जो भी है दिस इज नथिंग बट चेंज इन वोल्टेज, दैट इज द डेल्टा वी, क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इमीटर एंड बेस, वी ई बी। सो अगर दो पॉइंट्स आप लेते हो इस लीनियर के ऊपर तो उसके बेसिस पे आप इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो, और इनपुट रेजिस्टेंस जो भी है इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट स्लोप, इट इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ दैट स्लोप। ओके स्लोप क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई यानी क्या होगा, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा वी ई बी, सो 1 अपॉन डेल्टा आई ई दैट इज द स्लोप upon delta VEB. Okay, so input resistance it is nothing but the जो भी R input है, so this R input it is nothing but the delta VEB upon delta IE. ये होगा आपका फॉर्मूला, आप कितना वोल्टेज चेंज कर रहे हो और कितना करंट चेंज हो रहा है। ओके सो ये हो गया आपका आउटपुट सॉरी इनपुट रेजिस्टेंस। जनरली एक देखा गया कि इनपुट रेजिस्टेंस जो भी होता है ट्रांजिस्टर का इन केस ऑफ कॉमन बेस मोड, सो इट इज अराउंड 50 ओहम, बहुत कम होता है, अराउंड 50 ओहम। अगर आप इस रीजन में ओके लीनियर के इस पोर्शन में जहाँ पे ये चेंज हो रहा है तो इस रीजन में रेजिस्टेंस की वैल्यू और थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन लीनियर में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होता है, इट इज अराउंड 50 ओहम। इतना याद रखिएगा। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि सर्किट को जब हम कॉमन बेस में यूज कर रहे हैं तो उसका इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होता है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू द आउटपुट रेजिस्टेंस। ओके सो ये था डिस्कशन अबाउट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह अभी हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचना है। ओके सो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और नीचे इसके नीचे ही आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करता हूँ। सेकंड वन इज नथिंग बट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके नाउ व्हाट आर द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या हो सकता है गेस कीजिए आप। यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज है और यहाँ पे आउटपुट करंट है। द वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट वोल्टेज is called as an output characteristics. Input characteristics में क्या किया था हमने, the variation of input current with respect to the input voltage. अब हमें output characteristics study करना है, so for that the variation of output current okay with respect to output voltage. तो output current कौन सा है हमारा, it is a IC. Okay, that is the collector current, or voltage between collector and base, it is nothing but the our output voltage. तो इन दोनों का हमें अभी स्टडी करना है। ओके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इस केस में IE को वेरी किया, सॉरी VEB को वेरी किया और IE का मेजरमेंट किया, लेकिन उस वक्त हमने क्या कांस्टेंट रखा था, VCB। ओके सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में हमने आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हम स्टडी कर रहे हैं उस वक्त हम इनपुट करंट को स्टडी कांस्टेंट रखने वाले हैं। इनपुट करंट को हम कांस्टेंट रखेंगे, यानी IE को कांस्टेंट रखेंगे। तो सबसे पहला रीडिंग लेंगे हम IE को, दैट इज द इनपुट करंट की वैल्यू हम 0 मिली एम्पियर सब्स्टिट्यूट करके, 0 मिली एम्पियर। IE की वैल्यू है 0 मिली एम्पियर। इसका मतलब क्या है, तो जो भी एमिटर बेस जंक्शन है ये भले ही फॉरवर्ड बायस में, लेकिन वो कंडक्ट नहीं हुआ है, कंडक्ट नहीं हुआ है, यानी उसके अक्रॉस डिप्लेशन रीजन है और करंट वहां से फ्लो नहीं हो रहा है। ओके करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब है इमिटर ने उसका काम नहीं किया। इमिटर का काम क्या है, इट इमिट्स इट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इनटू द बेस।
ओके बेस में वो मेजर चार्ज कैरियर्स इमिट करेगा, लेकिन करंट ही नहीं मिल रहा। आई की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया है कुछ अरेंजमेंट करके, तो यहाँ पे इमिट ही नहीं हो रहा, इमिट नहीं हो रहा, तो बेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए इन दिस केस अगर हम ये कंडीशन रख रहे हैं आई इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर, इसका मतलब है कि आपने सिर्फ एक ही जंक्शन को यहाँ पे एक्टिव करके रखा है, दूसरा जंक्शन अभी एक्टिव नहीं है। तो जो भी सेकंड जंक्शन है, अगर हम VCB बढ़ा रहे कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप, तो VCB बढ़ा रहे तो VCB जो भी है इस वोल्टेज के कारण ये जो भी जंक्शन है इट इज इन रिवर्स बायस। ओके ये जंक्शन रिवर्स बायस में, और जैसे जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ते जाएगा, डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ते जाएगा। ओके अब डिप्लेशन रीजन का विड्थ बढ़ता है तो क्या मुझे बताइए, तो इसमें से करंट फ्लो होगा क्या? द आंसर इज दैट नो, क्योंकि इन केस ऑफ रिवर्स बायस आपने डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स करंट फ्लो नहीं होगा, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन से मेजर चार्ज कैरियर्स वो डिफ्यूज नहीं हो सकते जंक्शन को। तो यहाँ पे लेकिन हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था, यहाँ पे भी मैं रिपीट करता हूँ, मेजर चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज नहीं हो सकते, लेकिन माइनर चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज हो सकते हैं, और माइनर चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज अगर होते हैं तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी बहुत कम रहेगा। सो देयरफॉर हियर इसके वजह से तो यहाँ पे जो भी करंट मिलेगा हमें दैट इज नथिंग बट द ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज एन लीकेज करंट। उसको हम क्या करेंगे? लीकेज करंट हम बोलेंगे। सो यहाँ पे देखिए अगर आपने आई की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट किया और VCB की वैल्यू बढ़ाते गए, ओके यहाँ पे VCB की वैल्यू बढ़ाते गए विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर, कितना रखा आपने? 2 वोल्ट रखा, बाद में 4 वोल्ट रखा, बाद में 6 वोल्ट रखा, बाद में 8 वोल्ट रखा, बाद में 10 वोल्ट रखा, बाद में 12 वोल्ट रखा। स्टेप बाय स्टेप आप 2 वोल्ट के स्टेप से आप वोल्टेज बढ़ाते गए और आपने करंट मेजर किया। ओके लेकिन यहाँ पे इन वोल्टेजेस की वजह से ये जो भी जंक्शन है ये रिवर्स बायस में है, और रिवर्स बायस में डायोड में से करंट फ्लो नहीं होगा ड्यू टू द मेजर चार्ज कैरियर्स, बट ड्यू टू द माइनर चार्ज कैरियर्स वो होगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम रहेगा, और उस वक्त जो भी करंट मिलेगा हमें वो बहुत ही कम मिलेगा। दैट करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन। सो दिस करंट it is called as an leakage current. Okay, when IE it is equals to 0 milliampere. Okay, ये जो भी करंट है it is due to the minor charge carriers and this is called as an leakage current. Okay, ये लीकेज करंट हमें मिल रहा है। जैसे जब VCB बढ़ाएंगे, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर में बेस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे IC की वैल्यू थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा ड्यू टू द माइनर चार्ज कैरियर्स एंड इट बिकेम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम IE को थोड़ा बढ़ाएंगे, हम IE को थोड़ा बढ़ाएंगे। अब IE को हमने कितना रखना है? अब 2 मिली एम्पियर रखना है। ओके अब 2 मिली एम्पियर हम रख रहे हैं IE को। अब क्या होगा देखिए थोड़ा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको यहाँ से इसके बजाय मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता होगा यहाँ पे। ओके सो junction, this is the first junction, emitter base junction, this is the collector base junction. Okay, so जब आपने बायस ही कुछ नहीं किया तो अक्रॉस दोनों के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन होगा। दिस इज द डिप्लीशन रीजन अक्रॉस emitter base junction and this is the depletion region across collector base junction. Okay, अब यहाँ पे देखिए okay, जैसे ही हम VEB को यानी कुछ वोल्टेज देके कलेक्टर करंट फ्लो, सॉरी इमिटर करंट फ्लो रहा है, ऐसा हम अगर अरेंजमेंट करते हैं तो ये डिप्लेशन रीजन वैनिश हो जाएगा। ओके ये वैनिश हो रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है इन दिस वन। ओके तो अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में, अब अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो चुके, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो चुके फ्रॉम इमिटर टू बेस, और ये जो भी जंक्शन है सेकंड जंक्शन, ये हमने कैसे मेंटेन किया है? हमने रिवर्स बायस में मेंटेन किया है। अब रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो भी डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस हो रहा है ये किसको अपोज करेगा? मेजर चार्ज कैरियर्स को। और इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड नहीं आ सकते, इस साइड के होल्स नहीं आ सकते, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमिट किए थे वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली आ सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली यहाँ से डिफ्यूज हो सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आएंगे? कलेक्टर में आ जाएंगे।
भले ही वहाँ पे डिप्लेशन रीजन है, भले ही ये जंक्शन रिवर्स बायस में है, ये रिवर्स बायस जो भी जंक्शन रिवर्स बायस में ये सिर्फ अपोज करेगा मेजर चार्ज कैरियर्स को, लेकिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ रहे हैं सो दिस इलेक्ट्रॉन्स ट्रीटेड एज अ माइनर चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स कैसे होते हैं, मेजर चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रीट किया जाएगा, माइनॉरिटी, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो इजीली पास कर देगा। ओके अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से पास किया तो डेफिनेटली इसके कारण कुछ करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द कलेक्टर करंट। ओके हमने ये भी देखा था उस वक्त कि इमिटर करंट जो भी होता है इट इज ड्यू टू द 100%, जो भी चार्जेस इमिट हो रहे हैं उनको हम 100% मानते हैं, तो इसमें से कुछ परसेंट ऑफ चार्जेस कहाँ पे रिकम्बाइन हो रहे हैं, बेस में। कितने परसेंट हम मान के चल रहे थे उस दिन, 5%। अब कलेक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, तो 100 यहाँ पे 95%। ओके और ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये कलेक्टर सॉरी इमिटर करंट को, ये बेस करंट को, और ये किसको, ये कलेक्टर करंट को। तो इसका मतलब यहाँ पे इस डिस्कशन के बेसिस पे आपको ये इतना समझ में आया होगा, जब हम इसको फॉरवर्ड बायस कर देंगे, इसमें से करंट अगर फ्लो हो रहा है, ओके करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज आई की वैल्यू कुछ ना कुछ है, इसका मतलब है इमिटर इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है। ओके क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, इमिटर इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है, वो बेस के थ्रू कहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, कलेक्टर में। ओके क्या ये जंक्शन आपने फॉरवर्ड बायस मेंटेन किया था कि रिवर्स बायस में, तो ये हमने रिवर्स बायस में मेंटेन किया था, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, कलेक्टर करंट मिल रहा है। और ये जो भी है ओके आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, रिवर्स बायस ये तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके बढ़ने से या कम ज़्यादा होने से कलेक्टर करंट जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, ऑलमोस्ट नॉट। यानी आपने यहाँ पे 10 वोल्ट दिया या 12 वोल्ट दिया या 8 वोल्ट दिया, डिप्रेशन रीजन की विड्थ कम ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जंक्शन कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में है। लेकिन जो भी कलेक्टर करंट हमें मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वो इलेक्ट्रॉन किसने इमिट किया, इमिटर ने। ओके और बेस के थ्रू वो कहाँ पे आए, कलेक्टर में। तो यहाँ पे मुझे बताना है जो भी आईसी यहाँ पे मिल रहा है इट इज ओनली ड्यू टू दिस इमिटर करंट, नॉट डिपेंड्स ऑन दिस VCB। ओके सो देयरफॉर जब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, 2 वोल्ट 4 वोल्ट, ओके इन दिस वे 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट 10 वोल्ट 12 वोल्ट, ओके वी वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस। तो वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा, और करंट जो भी वेरिएशन हो रहा है सो इट इज लाइक दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इट इज लाइक दिस वन। ओके सो ये कब मिला आपको, IE इज इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर हमने रखा था, और ये किसकी वजह से मिल रहा था आपको, इट इज ड्यू टू द लीकेज करंट। ओके आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ तक ओके ये थोड़ा वैरी हुआ, जैसे जैसे VCB की वैल्यू वैरी हुआ, उसके बाद ऑलमोस्ट कैसा है, कांस्टेंट है। ओके नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, सो IE की वैल्यू अब हम 4 मिली एम्पियर रखेंगे। ओके उस वक्त हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। IE की वैल्यू हमने 4 मिली एम्पियर रखा, यानी यहाँ पे सेट करके ज़्यादा करंट पास हो रहा है, ज़्यादा करंट यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे, और सभी के सभी आफ्टर रिकॉम्बिनेशन कलेक्ट होने वाले हैं, यानी कुछ उसमें से रिकम्बाइन होने के बाद बाकी बचे हुए कलेक्ट होने वाले यहाँ पे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इमिट हो रहे हैं, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुँचेंगे, कलेक्टर रीजन में। तो कलेक्टर करंट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पे सेकंड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइक दिस वन। Okay, this is the characteristics when we kept IE is equals to 4 milliampere, और इसके आगे करते हो तो इट इज लाइक दिस वन, when we kept IE is equals to 6 milliampere। ओके अब मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि ये थोड़ा स्मॉल वोल्टेज रीजन में करंट की वैल्यू बढ़ता है IC की, उसके बाद ऑलमोस्ट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ओके ऑलमोस्ट कांस्टेंट है वो। अब इसके बेसिस पे थोड़ा और डिस्कस हम ये करेंगे कि समझो हमने IE की वैल्यू हमने 6 मिली एम्पियर रख दिया, और VCB की वैल्यू हम 0 रखेंगे, तो 0 वक्त कितना कलेक्टर करंट मिल रहा है हमें, यहाँ पे कुछ ना कुछ कलेक्टर करंट मिल रहा है। ओके ये नो डाउट 6 मिली एम्पियर से कम होगा, ओके 6 मिली एम्पियर से कम होगा, लेकिन ये हमें मिल रहा है इवन दो VCB was kept it is equals to 0 वोल्ट।
वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस ये कितना रखा हमने, 0 रखा, फिर भी हमें उस वक्त IC मिल रहा है। यानी इसका मतलब है यानी अब हमने यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया। ओके, ये जो भी जंक्शन है, ये जंक्शन ना तो अभी फॉरवर्ड बायस में है ना तो अभी रिवर्स बायस में है। कौन सा जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। लेकिन आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया, इसकी वजह से करंट आ रहा है, और वो करंट जो भी आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, ओके, विच आर इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन, सॉरी इमिटर इनटू द बेस। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को इसका जो भी नेचुरल डिप्लीशन रीजन है, इसका जो भी नेचुरल डिप्लीशन रीजन है, वो डिप्लीशन रीजन इनको अट्रैक्ट कर रहा है। इनको अट्रैक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे पहुंच रहे हैं, कलेक्टर में पहुंच रहे हैं। आपने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, लेकिन कलेक्टर करंट आपको मिल रहा है। किसके वजह से मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से मिल रहा है कि जो भी इसका नेचुरल डिप्लीशन रीजन था, वो नेचुरल डिप्लीशन रीजन इनको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और उसके वजह से जब वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन की वैल्यू भले ही 0 रखा आपने, उस वक्त भी आपको कलेक्टर करंट मिल रहा है। ओके, अब फाइनल डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब अगर कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 करना है, हमें कलेक्टर करंट की वैल्यू 0 करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो भी डिप्लीशन जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, इसको हमें वैनिश करना पड़ेगा। डिप्लीशन रीजन जो भी प्रोड्यूस हुआ है अक्रॉस द सेकंड जंक्शन, उसको हमें वैनिश करना है। जब वो वैनिश होगा तब यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस साइड अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए अब इसका डिप्लीशन रीजन हमें गायब करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे ऐसा बायसिंग करना पड़ेगा कि इसका डिप्लीशन रीजन गायब हो। और डिप्लीशन रीजन गायब करने वाला बायसिंग कौन सा होता है, फॉरवर्ड बायसिंग। यानी हमें वोल्टेज हम जो भी अप्लाई कर रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई करना है। ओके, जैसे ही वोल्टेज अप्लाई अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो इसका डिप्लीशन रीजन वैनिश होगा। अगर इसका डिप्लीशन रीजन वैनिश होता है तो डेफिनेटली कलेक्टर करंट बिकम 0। तो ये ग्राफ को आप ऐसे यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, लाइक दिस वन। ओके, सो ये निगेटिव की तरफ वोल्टेज है VCB का, यानी इस वोल्टेज की वजह से सेकंड जंक्शन हम किसको क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस। ओके, अब यहाँ पे मान के चलिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम स्टडी करते हैं। दिस वन IE कितना रखा हमने, 4 मिली एम्पियर। आपने 2 वोल्ट दिया, 4 वोल्ट दिया। करंट कैसा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मान के चलिए आप 20 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, 30 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, 50 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, लेकिन एक वोल्टेज पे ओके रिवर्स बायस यहाँ पे बढ़ रहा है। तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये जो भी है सिस्टम है, ओके, जो भी यहाँ पे डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन 2 टाइप के होते हैं, एवेलेंच एंड जीनर। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तो बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल होंगे एंड वी विल गेट लॉट ऑफ करंट। ओके, हमें बहुत ज़्यादा करंट मिलेगा। सो ये ग्राफ ऐसे वैरी होगा। तो आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि ये ग्राफ्स ऐसे मिलते हैं हमें। ऐसे किसकी वजह से मिल रहा है, तो इट इज़ ड्यू टू द ब्रेकडाउन्स। तो ये जो भी है ये मेन पोर्शन है इसका। ओके, सो यहाँ पे ब्रेकडाउन रीजन है, और इधर अगर देखते हो तो इधर हम इस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में रख रहे हैं। सो ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, दिस आर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे जैसे कि हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया था, उसी तरह यहाँ पे हम आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे आप, आउटपुट रेजिस्टेंस जो भी फाइंड आउट करना है हमें, ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस इट इज इक्वल्स टू 1 स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। अब यहाँ पे आप अगर स्लोप देखते हो तो ये जो भी है लाइन इट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, इट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो दिस लाइन शुड बी लाइक दिस वन। ओके, ये क्या है, दिस इज चेंज इन वोल्टेज, और ये क्या है, दिस इज द चेंज इन करंट। सो चेंज इन करंट इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द चेंज इन वोल्टेज। ओके, चेंज इन वोल्टेज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे एज कंपेयर टू चेंज इन करंट। तो इसके स्लोप के बेसिस पे आप आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, और आप गेस कर सकते हो कि हम वोल्टेज तो बहुत बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट बहुत कम वैरी हो रहा है। ओके, तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
तो यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस जो भी है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप, और स्लोप क्या होगा, इट इज नथिंग बट द डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी सी बी. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा आई सी. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट रेजिस्टेंस. ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस. और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू, क्योंकि डेल्टा वी सी बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और डेल्टा आई सी की वैल्यू बहुत कम है, तो ऑब्वियसली आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने वाला है. और ये ज़्यादा होगा तो सॉरी, आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ अराउंड 500 किलो ओहम. तो इस रेंज में इसकी वैल्यू होता है. इनपुट रेजिस्टेंस कितना था, 50 ओहम, और यहाँ पे 500 किलो ओहम, इतना ज़्यादा ये इसका आउटपुट रेजिस्टेंस आता है. और लास्ट अब 5 मिनट का डिस्कशन हम करेंगे, दैट इज नथिंग बट द कांस्टेंट करंट ट्रांसफर रेशियो. ओके, सो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि यहाँ पे 3 अलग अलग रीजन्स आ रहे हैं. ओके, सो ये जो भी है ये ब्रेकडाउन की वजह से है. ये जो भी है हमने उस सेकंड जंक्शन को रिवर्स बायस किया इस साइड में. ओके, VCB जब 0 है उस वक्त भी हमें कलेक्टर करंट मिलता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसमें जो भी कलेक्टर करंट मिल रहा है इट इज ऑलवेज लेस देन IE. ओके, इट इज ऑलवेज लेस देन IE. अगर IE की वैल्यू 2 मिली एम्पियर है तो ये हो सकता है कि 1.90 मिली एम्पियर हो IC की वैल्यू, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन हो रहे हैं इन केस ऑफ बेस, कुछ होल्स रिकम्बाइन होंगे इन केस ऑफ बेस. ओके, सो इन दिस वे तो IE की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद नंबर आता है IC का, उसके बाद नंबर आता है IB का, जो कि इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होता है. ओके, सो अब यहाँ पे फाइनल जो भी डिस्कशन है, इट इज नथिंग बट द कांस्टेंट करंट ट्रांसफर रेशियो, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, सो ये ग्राफ जो भी है इट इज प्लॉटेड. हम एक्चुअली एक नया डेफिनेशन यहाँ पे करने वाले कुछ देर बाद. जैसे कि आपको पता होगा IC इज नथिंग बट द आउटपुट करंट, IE इज नथिंग बट द इनपुट करंट. इस सर्किट के लिए ओके, जो सर्किट कॉमन बेस में यूज कर रहे हैं, तो IC ये आउटपुट करंट हो गया, IE ये इनपुट करंट हो गया. ओके, सो यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करते वक्त हमें एक प्रिकॉशन लेना है कि VCB की वैल्यू फिक्स रखना है. मान के चलिए हमने VCB दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस की वैल्यू हमने फिक्स रख रहे हैं, और उसकी वैल्यू है 2 वोल्ट. VCB की वैल्यू हमने 2 वोल्ट इतना रख दिया. ओके, अब 2 वोल्ट इतना रखने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें करना है IE की वैल्यू बढ़ाना है. अब IE कैसे बढ़ाओगे, यहाँ पे VEB की वैल्यू बढ़ाएंगे. ओके, सो जैसे जैसे आप VEB की वैल्यू बढ़ेंगे IE की वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे जैसे IE की वैल्यू बढ़ेगा IC की वैल्यू बढ़ेगा. ओके, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था. तो IE ये IC ये डिपेंड होगा IE के ऊपर. ओके, एट अ कांस्टेंट ऑफ VCB. तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, मान के चलिए कि IE की वैल्यू 0 है, IE की वैल्यू कितना है, 0 है. IC की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके, IC की वैल्यू 0 होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि अगर आपने फॉरवर्ड रिवर्स बायस करके रखा है, IE की वैल्यू भले ही 0 हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ लीकेज करंट होगा. ओके, सो वो लीकेज करंट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इतना लीकेज करंट यहाँ पे है. सो दिस इज नथिंग बट द IC, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट द IE. ओके, एक्स एक्सिस IE को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस IC को रिप्रेजेंट कर रहा है. जब IE की वैल्यू 0 है उस वक्त IC की वैल्यू कुछ ना कुछ है. ओके, और ये जो भी पोर्शन दिख रहा है आपको, दिस पोर्शन, दिस इज नथिंग बट द लीकेज करंट. इतना पोर्शन क्या है, ये लीकेज करंट है. और लीकेज करंट जब भी ये जंक्शन रिवर्स बायस में होगा उस वक्त माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो भी करंट फ्लो होगा दैट इज नथिंग बट द लीकेज करंट. ओके, IE की वैल्यू 0, IC की वैल्यू 0. लेकिन उसके बाद आप IE बढ़ाते हो थोड़ा तो IC बढ़ेगा, IE और बढ़ाया IC बढ़ा. फॉर एग्जांपल 2 मिली, 4 मिली, 6 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, इन दिस वे. सो ये भी जो भी है इट इज ऑलमोस्ट
सेम, ओके। तो 2 मिली एम्पियर को ये थोड़ा 2 से कम रहेगा, 4 मिली एम्पियर को ये थोड़ा 4 से कम रहेगा, ओके। 6 मिली एम्पियर से थोड़ा कम रहेगा आईसी की वैल्यू, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो द ग्राफ इज लाइक दिस वन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये भी 2 4 6 8 इन दिस पे 10। तो यहाँ पे ये जो भी ग्राफ है, ये ग्राफ थोड़ा नीचे आएगा, ये 100% 45 डिग्री नहीं करेगा, ओके। अगर ये 2 2 होता, 4 4 के वक्त ये भी 4 होता, तो उस वक्त ये स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था, ओके। तो व्हाट योर इट, दिस इज नथिंग बट दिस ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ आईसी with respect to IE, variation of collector current with respect to the emitter current, keeping the collector base voltage constant, okay। so यहाँ पे अब ओके यहाँ पे इस ग्राफ के बेसिस पे हमें एक नया पैरामीटर डिफाइन करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट द अल्फा। अल्फा इट इज कॉल्ड एज एन करंट गेन, इट इज कॉल्ड एज करंट गेन। सो अल्फा को कैसे डिफाइन करोगे? सो अल्फा इज नथिंग बट द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट, सॉरी चेंज इन आउटपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट करंट, ओके। हमारे सर्किट में आउटपुट करंट कौन सा है बेटा? इट इज नथिंग बट द आईसी। हमारे सर्किट में इनपुट करंट कौन सा है? आई। तो जितना आप आई चेंज करोगे, ओके, उसके रिस्पेक्ट में आईसी कितना चेंज हो रहा है, इन दोनों का रेशियो इट इज नथिंग बट द करंट गेन, चेंज इन आउटपुट करंट विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इनपुट करंट। इस रेशियो को हम कहेंगे करंट गेन, एंड दैट करंट गेन इट इज रिप्रेजेंट बाय अल्फा, ओके। अब यहाँ पे अगर हम एसी के लिए यूज करते हैं, सर्किट में अगर एसी यूज करते हैं तो थोड़ा भी करंट चेंज होगा तो आउटपुट करंट चेंज होगा, तो फॉर दैट वन। सो यहाँ पे स्टैटिक के लिए अगर हम करना है या डीसी के लिए, अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। सो यहाँ पे अल्फा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी इंस्टेंट पे आपको निकालना है, सो इट इज आई सी अपॉन आई ई। अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, सो इट इज आई सी अपॉन आई ई, ओके। अब मुझे बताइए, ये जो भी करंट गेन है, ये करंट गेन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा कि 1 से कम होगा? करंट गेन दैट इज द अल्फा, ओके, उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए कि 1 से कम होना चाहिए? द आंसर इज दैट इट शुड बी लेस देन 1। वाई? बिकॉज एज वी नो दैट फॉर एनी in case of transistor action, IE it is always greater than IC, okay। IC की वैल्यू IE से कम होता है, तो IC की वैल्यू अगर कम है और IE की वैल्यू ज़्यादा है तो ये जो भी वैल्यू होगा इट इज ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, ओके, लेस देन 1 आएगा। अब अल्फा की वैल्यू कुछ ट्रांजिस्टर के लिए कितना होता है वो भी देख लीजिए। अल्फा की वैल्यू इट मे बी 0.98, अल्फा की वैल्यू 0.95, इट मे बी द 0.9, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग टाइप का ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किया जाता है, ओके। अल्फा की वैल्यू उस ट्रांजिस्टर के लिए फिक्स होता है। व्हाट इज अल्फा? इट इज अ करंट गेन, इट इज अ करंट गेन। लेकिन किस मोड में करंट गेन? उस ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा ये करंट गेन है, लेकिन जब हम उस ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस में यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन इमिटर में भी करंट गेन आएगा, कॉमन इमिटर में भी करंट गेन आएगा और उसकी वैल्यू 500, 1000 ऐसे भी हो सकता है, 150, ओके, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। सो करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन इमिटर सर्किट विच रिप्रेजेंट इट बाय बीटा। सो यहाँ पे हम अल्फा की बात कर रहे हैं। अल्फा क्या है? करंट गेन है। ये कौन से मोड में है? कॉमन बेस मोड। अल्फा कॉमन बेस, इतना याद रखिएगा। इट इज अ करंट गेन, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने देखा एक ट्रांजिस्टर को कॉमन बेस में हमने इसको कॉन्फ़िगर किया
और उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया, उसके बाद हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किया, उसके बाद हमने कांस्टेंट करंट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी किया और इसके बेसिस पे हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट किया। अल्फा की वैल्यू आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो, अगर निकालना हो। आपको आई पता है और IC भी मिल जाता है, आप इसके बेसिस पे भी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज द अल्फा? इट इज नथिंग बट द करंट गेन। यूनिट क्या होना चाहिए अल्फा का? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एमिटर मोड, और उसके बाद जैसे कि अभी बताया मैंने कि उसमें भी एक करंट गेन आएगा, इट इज नथिंग बट द बीटा, इसमें हमें मिल चुका है अल्फा। इन दोनों में रिलेशन क्या है हम वो भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।